आज जबकि केंद्र सरकार जिसको जरूरत है काम करने की, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा है, उसके पास सूचना है, इस वक्त हाथ झाड़ रही है। अब हाथ धोने की कवायद चल रही है कि अपने अपने हाथ, ये कह रहे हैं ना सब हाथ धोया करो। मुझे लगता है सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने हाथ धो लिए, इस देश में समस्या से हाथ धो लिए। अगर बीमारी कंट्रोल हो जाती, प्रधानमंत्री टीवी पे नहीं होते, आके क्या क्या बात कहते, कितनी सुंदर बात कहते, और हम आप खड़े होकर ताली तो बजाते, क्योंकि ताली तो बजनी चाहिए थी। तो भाई अब जब मामला पासा उल्टा पड़ गया है तो बोलना चाहिए ना, आना चाहिए ना, टीवी पे आके बोलना चाहिए। हाँ, मैं जिम्मेवारी कबूल करता हूं। एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया था, डायलॉग बड़े सुंदर दे देते हैं कि बस डिमोनेटाइजेशन में मुझे सिर्फ आप 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। उसके बाद उन्होंने कहा था, उसके बाद आप जो मर्जी कर लेना, डिमोनेटाइजेशन के बाद आप मुझे किसी भी खंबे से लटका देना। अब भाई खंबा ढूंढने तो मैं गया नहीं, लेकिन 50 दिन के बाद क्या हुआ आपको ध्यान है? वही वाला खेल इस वक्त हो रहा है। और फिर प्रधानमंत्री चुपचाप से कट के पतली गली देश के सामने आराम से कह क्यों नहीं देते? अब तो योजना बता दीजिए कि आपने अपनी गलती से क्या क्या सीखा है, बताइए, शायद उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो नहीं। कहीं डर लगता है कि इसमें कहीं प्रधानमंत्री का अहंकार तो आड़े नहीं आ रहा, कहीं ये मन की बात, ये सारा प्रचार, ये सारी बातें कुल मिला के सिर्फ एक बड़ा बात तो नहीं है कि कहीं प्रधानमंत्री पे छींटा ना आ जाए। बाकी सब ठीक है, रेलवे को आप गाली दे लीजिए, पीयूष गोयल को कुछ भी कह लीजिए, आप निर्मला सीतारमण को कुछ कह दीजिए, प्रधानमंत्री पे छींटा ना आ जाए। लॉकडाउन जब लगा तब क्या स्थिति थी? 24 मार्च को जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, उस दिन देश में टोटल केस कितने थे? 571। उस दिन कितने केस थे? 74। सिर्फ 74 केस थे। याद है, उस समय हमें बताया गया था कि ये 571 लोग होने से इतना बड़ा खतरा है, इनको किसी को ट्रेन में बैठने नहीं देना, नहीं तो इन 571 लोगों का वायरस किसी को भी लग सकता है। बड़ी खतरनाक स्थिति है, ट्रेन बंद, बस बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि 571 लोगों को देश में कोरोना वायरस। पूरे देश को 65 दिन बंद रखने के बाद जब आप खोलते हैं तो एक न्यूनतम बात तो होनी चाहिए ना, कि देश के सामने आप अकाउंट दें कि देखिए इस 65 दिन हमने देश को बंद रखा, हमारा तब ये लक्ष्य था, परिस्थिति विचित्र थी, नई थी, अनूठी थी, हमारे लिए कठिन थी, तो बीच बीच में हमें भी कई नई चीजें सीखने को मिली जो उस वक्त पता नहीं थी। हमने ये टारगेट रखा था और आज 65 दिन बाद उस टारगेट को हमने इस हद तक अचीव कर लिया है, इसलिए हम अब ताला खोल रहे हैं। सूचना मिलनी चाहिए ना देश को, कहीं जिक्र नहीं किया। ना आपने कल की चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, ना आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। देश में 8000 से ज्यादा केस एक दिन में हो और वो फ्रंट पेज पे अगर हेडलाइन नहीं बनता तो क्या कहेंगे? गुरदास मान का गाना हुआ करता था, मामला गड़बड़ है। कभी कभी मुझे लगता है मामला गड़बड़ है, कहीं पीछे से कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा, नहीं खराब खबर है, फ्रंट पेज पे मत देना, नहीं दूसरी चीजें लगाओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। आप सोचना, मुझे बताना, अगर आप 4-5 अखबार दिखा देंगे बड़े जिसके अंदर एक खबर छपी है प्रमुखता के साथ फ्रंट पेज पे, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। सबसे पहले आंकड़े, हमेशा की तरह आंकड़ों पे बाद में लंबी चर्चा भी करूंगा, लेकिन आपको मोटे आंकड़े बता दूं। केसेस कल रात तक हो गए थे 1,81,829, 1,81,829। पिछले एक दिन में, यानी कि पिछले 24 घंटे में कितने केसेस बढ़े? 8,335। पहली बार पूरे कोरोना वायरस की जो लड़ाई है, पूरा ये जो संकट है, इसमें पहली बार हमने 8,000 का आंकड़ा ब्रीच किया है, 8,000 को पार किया है। यह अखबार में हेडलाइन होनी चाहिए थी कि नहीं? मैंने देखा, मुझे तो तमाम जितने 6-7 अखबार में देखता हूं रोज सुबह, मुझे तो सिर्फ एक अखबार में छोटी सी हेडलाइन ये दिखाई दी, कहीं फ्रंट पेज पे दिखाई नहीं दी एक खबर। आप भी देखना, हो सकता है मेरी बात गलत हो,
वो तो आप बताना कि कौन कौन से अखबार में इसे प्रमुखता के साथ फ्रंट पेज पे जगह दी गई है। जिस सवाल पे पूरा देश चिंतित है, इस वक्त देश की सारी खबर केवल इस सवाल पे है, और वहां आप एक नई फलांग लें, देश में 8,000 से ज्यादा केस एक दिन में हो और वो फ्रंट पेज पे अगर हेडलाइन नहीं बनता तो क्या कहेंगे? गुरदास मान का गाना हुआ करता था, मामला गड़बड़ है। कभी कभी मुझे लगता है मामला गड़बड़ है, कहीं पीछे से कुछ हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं हो रहा। नहीं, खराब खबर है, फ्रंट पेज पे मत देना, नहीं दूसरी चीजें लगाओ ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। आप सोचना, मुझे बताना। अगर आप 4-5 अखबार दिखा देंगे बड़े जिसके अंदर एक खबर छपी है प्रमुखता के साथ फ्रंट पेज पे, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इस बातचीत में मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लाऊंगा जो कि अब तक इग्नोर किया गया है। कल देश के प्रमुख डॉक्टर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और मुझे तो सिर्फ एक अखबार में छोटी सी अंदर के पेज में उसके ऊपर रिपोर्ट मिली। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने लाऊंगा जो बताता है कि इस वक्त समझदार डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इंतजार कीजिए, वो आपके सामने लेके आऊंगा। पिछले 24 घंटों की 2 छोटी कंट्रोवर्सी हैं जिसके बारे में मैं जिक्र कर दूं और उसके बाद जो मुख्य विषय है उस पर आएंगे, यानी कि अनलॉकिंग कितनी सही, कितनी गलत, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात की। लेकिन उससे पहले 2 कंट्रोवर्सी जो पिछले 24 घंटे में आई। पहली, प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड की। अब पीएम केयर फंड क्या है, इसको लेके इतना सस्पेंस है। शुरू से लोग कह रहे हैं कि भाई पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष तो है इस देश में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें पैसा दिया जाता रहा है, यूज किया जाता रहा है, प्रधानमंत्री का डिस्क्रिप्शन हमेशा रहा है। एक नया फंड क्यों क्रिएट किया गया है? चलिए, आपने कोविड के लिए स्पेशली एक फंड क्रिएट कर दिया, तो जैसे पीएम केयर फंड के बारे में मुझे पता है कहाँ है, कौन इसको मैनेज करता है, कैसे किया जाएगा, और वो ऑडिट के लिए जाता है, वो सब चीजें होती हैं। तो इस फंड की क्या स्थिति है बता दीजिए। लेकिन ऐसा खुफिया मामला है कि आज तक पीएम केयर फंड, कोई भी ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट की डीड बनती है, भी ट्रस्ट इस काम के लिए बना है, फला लोग इसको चलाएंगे, इसका फला काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फला काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसका ये ऑडिट होगा, ये प्रक्रिया है, ये रूल्स हैं, हर जगह स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। प्राइवेट ट्रस्ट के लिए भी होती हैं। अगर मैं अपने परिवार का ट्रस्ट बनाऊं उसके लिए भी मुझे डीड करनी पड़ेगी। पिछले 2.5 महीने से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये बता तो दीजिए कि ये पीएम केयर ट्रस्ट क्या चिड़िया है। पता क्या लगता है, इतने 100 करोड़ इसमें आ गए, इतने 1000 करोड़ इसमें आ गए। कल पता लगा अब $1 बिलियन आ गए। $1 बिलियन का मतलब 100 करोड़ डॉलर। 100 करोड़ डॉलर का मतलब अंदाजन 7,500 करोड़ रुपया। देखिए, 7,500 करोड़ रुपया इस वक्त प्रधानमंत्री की जेब में पड़ा है, सरकार के सामान्य खर्चे के अलावा, देश को इस संकट से मदद देने के लिए। आपने सुना इसका क्या हुआ अब तक? एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, नाम है हर्ष कंदकुरी। उन्होंने एक आरटीआई फाइल कर दिया, पूछा सरकार से जी कि ये क्या है, पीएम केयर फंड क्या है, इसकी डीड क्या है, कैसे मैनेज होता है, मुझे इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। जवाब पता है क्या मिला? जवाब मिला है, और कल अखबारों में आई है, आज अखबारों में खबर छपी है, कल एक खबर आ गई थी। जवाब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जवाब मिला है कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आपकी आरटीआई का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। आरटीआई एक्ट जो बना था, आरटीआई एक्ट का मतलब था कि देश में कोई भी जो सार्वजनिक चीज है, सरकारी या सार्वजनिक चीज है, उन सबको अपने तमाम चीजों का खुलासा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कितना पैसा आया, किसको गया, सब चीजों का खुलासा होता है, सब सूचना मिलती है। तो जो भी इस देश में पब्लिक अथॉरिटी है, सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ सरकार के द्वारा चलने वाली नहीं, कोई यूनिवर्सिटी है, किसी को सरकार से फंड भी मिलता है, वो भी इसमें कवर होती है। लेकिन सरकार कहती है पीएम केयर फंड जो है ये तो पब्लिक अथॉरिटी ही नहीं है,
मैंने जाके देखा भाई आरटीआई एक्ट के अंदर क्या कहा जाता है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है। आरटीआई एक्ट कहता है कि ऐसी कोई भी संस्था जो कानून या संविधान के द्वारा बनाई गई हो वो पब्लिक अथॉरिटी है, और वो जिसे कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई लोकल अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी उसको कंट्रोल, established by law, owned, controlled और substantially financed by central और state government। या तो उसमें सरकार पैसा देती हो, या सरकार उसको ओन करती हो, या सरकार उसको कंट्रोल करती हो, तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। अब ये पीएम केयर फंड को कौन कंट्रोल करता है पता नहीं, लेकिन एक बात हमें पता है कि सरकार की ऑफिशियल डोमेन नेम और ऑफिशियल वेबसाइट पे ये है। जो इसका वेबसाइट है pmcare.gov.in मुझे आपको नहीं मिल सकता। स्वराज अभियान कहे कि हमें बता दीजिए स्वराज अभियान .gov.in, तो वो कहेंगे भाई साहब सिर्फ सरकारी लोगों को मिलता है, आप लोगों के लिए नहीं है, छोड़ दीजिए। तो अगर वो डॉट सरकार के ऑफिशियल डोमेन नेम पे चल रहा है .gov.in, तो वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट नहीं है क्या? इसके बारे में pmindia.gov.in पे एक और सूचना मिलती है, बड़ी कम सूचनाएं मिल रही हैं। वो सूचना कहती है कि प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो इस ट्रस्ट के चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो मतलब अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, मतलब श्री नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री इसका एक्स ऑफिशियो इस ट्रस्ट को चलाएगा। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री चलाएगा तो ये सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं है क्या? आप सोचिए। लेकिन ये जवाब मिल गया है। इतनी जो सीक्रेसी है उसमें सवाल होता है कि खेल क्या है? क्या है प्राइवेट ट्रस्ट है? अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो फिर भारत सरकार का अशोक स्तंभ इस्तेमाल कैसे कर रहा है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे है? और अगर प्राइवेट नहीं है तो इसकी सूचना क्यों नहीं मिलती? पूछना चाहिए ना। देखते जाइएगा इस स्टोरी को, पकड़िएगा क्या इसमें मिलता है। दूसरी एक जो क्रिटिसिज्म, जो एक कंट्रोवर्सी पिछले 24 घंटे में आई थी, वो कंट्रोवर्सी थी दिल्ली सरकार के बारे में। दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली दंगों के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किया है उसको लेकर कल एक फैसला आया। पता लगा दिल्ली सरकार ने श्री तुषार मेहता को, जो कि देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्हें दिल्ली दंगों में एक सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया है। अब तुषार मेहता जी काफी प्रसिद्ध हैं, सारे लोग उनको जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में उन्होंने जो भाषण दिया वो तो आप सबने सुना होगा कि देश में कोई समस्या नहीं है और समस्या बताने वाले लोग गिद्ध हैं, बाज हैं, ये लोग तो लोगों का लाश नोचना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए को सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये हाई कोर्ट कौन होते हैं, ये हाई कोर्ट तो इस देश के अंदर एक पैरेलल राज चला रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। वो भाषण देने वाले तुषार मेहता जी अब दिल्ली दंगों में सरकार के ऑफिशियल वकील बनेंगे। केंद्र सरकार के बनते तो कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार उनको जिस चीज में लाना चाह रही है ला रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ने उनको अपॉइंट किया है, उनको अमन लेखी और पूरी वो जो टीम है उस टीम को अपॉइंट किया गया है। उसके बारे में तमाम लोगों के मन में शक है, मेरे मन में भी शक है कि अगर तुषार मेहता पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे तो वो किस तरह की एक तरफा काम करेंगे, वो लेके सारी दुनिया को उसके बारे में शक है। सवाल ये है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनको क्यों अपॉइंट किया? अगर एलजी करते, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करते तो समझ आता था, उन्होंने क्यों किया? तुषार मेहता जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो साम दाम दंड भेद, ये जो होता है ना, सब तरीके सुनते हैं। मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सुनते हैं कि वो इन तमाम तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और कोर्ट में जो उनके तेवर देखे जाते हैं उससे तो बिल्कुल लगता है कि जजेस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली दंगों में क्यों सरकारी वकील के रूप में अपॉइंट करेगी? कल बहुत सवाल उठे और सवालों का जवाब ये दिया गया। जो उनके प्रवक्ता हैं नागेंद्र शर्मा जी, उन्होंने जवाब दिया
कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया। इन बेवकूफ़ लोगों को इतना भी नहीं पता है कि दिल्ली सरकार ने तो कुछ और कहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली सरकार को ओवर रूल करते हुए आदेश दे दिया, हम इसमें क्या करें। ये कल शाम को नागेंद्र शर्मा जी का एक्सप्लेनेशन आया। पहली बात पढ़ के मुझे भी सही लगा कि भाई कई बार ऐसा होता है, दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास सारी पावर नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी बात को ओवर रूल कर देता है, और अगर ऐसा करता है तो वो दिल्ली सरकार का आदेश माना जाएगा। लेकिन उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोष देना गलत होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फैसला कर लिया, अब उनको क्यों दोष दिया जाए। तब किसी ने मेरा ध्यान हाई कोर्ट के जजमेंट पे दिया। ये मामला हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुआ, पता तभी लगा क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार के जो प्रवक्ता, दिल्ली सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, राकेश मेहरा जी, उन्होंने जाके इसको मेंशन किया था हाई कोर्ट में। तब मामला खुला। किसी ने मेरे को सारा हाई कोर्ट का जजमेंट भेज दिया। अब हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं है। हाई कोर्ट के जजमेंट में दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल, दिल्ली सरकार के वकील राकेश मेहरा जी, बहुत अच्छे वकील हैं, मेरे एक सहयोगी भी एक समय पे रहे थे, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। वो जाके ऑफिशियली क्या कह रहे हैं, वो जाके कह रहे हैं कि जज साहब ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि पहले इस पे विवाद हुआ करता था कि सरकारी वकील को कौन अपॉइंट करेगा। अब ये विवाद सुलझ चुका है और अब ये तय हुआ है कि इसको अपॉइंट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेक से दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग काउंसिल को, दिल्ली पुलिस के वकील को अपॉइंट नहीं कर सकता। ये बात कल दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट में कही। उन्होंने कहा कि अब यह मामला सेटल हो गया है, इसलिए अब मैं कहता हूं, इसलिए अब दिल्ली पुलिस ने हमारे को रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि अब यह सेटल हो गया है कि यह फैसला दिल्ली सरकार करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेक में नहीं कर सकता। ये मामला सेटल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमें एक रिक्वेस्ट भेजी कि वो इन वकीलों को चाहते हैं, और दिल्ली सरकार के गृह मंत्री माननीय सत्येंद्र जैन जी ने इसको अप्रूवल दिया है और इनको अपॉइंट किया गया है। केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि वकील वहां खड़ा है, वो कहता है कि वैसे इस सिद्धांत को तो हम नहीं मानते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी नहीं कर सकता, लेकिन इस मामले में चूंकि दिल्ली सरकार भी राजी हो गई है तो इसलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बात भी सही है। और हाई कोर्ट कहता है आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना झगड़ा आपसी सहमति से सुलझा लिया। सब बातें रिकॉर्डेड हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास रिक्वेस्ट भेजी कि आप कृपया माननीय श्री तुषार मेहता जी को वकील बनाइए हमारा। और दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने कहा हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं करता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहेंगे उसका आदेश मेरे पे लागू नहीं होगा, मैं अपने विवेक से आपको इसकी अनुमति देता हूं। यानी कि भांडा फूट गया। ये सारी कल जो स्टोरी चलाई जा रही थी, मुझे कई बार लगता है ऐसी स्टोरी चलाने में ये मेरे पुराने साथियों का और नरेंद्र मोदी जी का कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल प्योर झूठ चला देते हैं। चलो कुछ घंटे के लिए तो समय भला टली, बाद में आगे देखा जाएगा। प्योर झूठ था। हाई कोर्ट ऑर्डर था, ऑर्डर आपके सामने है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इस ऑर्डर को आप फेसबुक पे भी डाल दीजिएगा ताकि आप खुद पढ़ लीजिए, है ना। इसमें आप हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी की जगह अंग्रेजी कर लीजिए, लेकिन आप खुद पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल साफ ब्लैक एंड व्हाइट में कोर्ट में लिखा हुआ है। तो ये फैसला आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का फैसला था, और इस फैसले से जो असर होगा वो आप खुद समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बारे में पता कर लीजिएगा। तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बहुत चिंतित हैं, क्योंकि चिंता उनकी ये है कि अब जब तुषार मेहता और उनकी टीम आ गई है, एक तरफ दिल्ली पुलिस है, न्याय तो यही होता है ना, पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाती है जो देखता है कि भाई आपका मामले में दम है कि नहीं है। वो कहता है नहीं मामले में दम नहीं है, इस केस को मत बनाओ, या कहता है कि ठीक है मैं इस केस को आर्ग्यू करूंगा। तो दिल्ली पुलिस है जिसके बारे में एक जज कह चुके हैं कि भाई तुम सिर्फ एक तरफा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तुम दोनों साइड्स को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे। उसके ऊपर अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो बिल्कुल एक तरफा होंगे। अब उम्मीद यही हो सकती है कि जज एक तरफा ना मिले, ले दे के इतना बड़ा मामला
जो 1984 के अंदर सिखों के खिलाफ नरसंहार हुआ था, उस मामले के अंदर ना तो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना ईमानदारी से प्रोसिक्यूशन हुआ, और बहुत साल तक ईमानदारी से न्याय भी नहीं हुआ। क्या वही कहानी इस बार दोहराई जाएगी? ये चिंता है, और कल की घटनाओं से चिंता और पुष्ट हो जाती है। अब बात मन की बात की। आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही है, और आज अनलॉकिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में अनलॉकिंग का बहुत जिक्र नहीं किया। मैं देख रहा हूं, शुरू में प्रधानमंत्री बहुत उत्साह से बहुत ज्यादा बातें बोला करते थे, कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री अपनी बातों में, अपने बयानों में बहुत किफायत से बोल रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं, काफी बातें बोल नहीं रहे, चुप्पी बरत रहे हैं। वहां पे एक कागज रखा होगा जिसमें मैंने उनके प्रधानमंत्री के मन की बात के नोट्स लिखे हुए हिंदी में। प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात में कई चीजों का जिक्र किया। उन्होंने बताया देश को कि हम इतने बड़े संकट में से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया आयुष्मान भारत ने कितना शानदार काम किया है। उन्होंने रेलवे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस संघर्ष में जुटा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये पीपल ड्रिवन है, लोगों ने इस संघर्ष को किया है। बात सही भी है। पिछले महीने की मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि ये पीपल ड्रिवन है, कोरोना के खिलाफ संघर्ष पीपल ड्रिवन है। मैं समझता हूं दुनिया का एकमात्र देश भारत होगा जिसमें सरकार कहती है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व लोगों को ही करना है। अब एक तो ये बात होती है जिसमें सरकार कहे कि हम ये पूरा कर रहे हैं, साथ में आप भी कुछ कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि पीपल ड्रिवन है और पीछे से अपना हाथ खींच लेना, इसका मतलब है अब तुम अपने भरोसे हो, तुम ही करो। ये बात मैंने कल भी कही थी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुझे लगा, उनकी बात सुन के लगा कि प्रधानमंत्री अब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो मन की बात नहीं है, मन के बहाने हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इतनी जनसंख्या के बावजूद हम इस पर विजय पाने के मिशन में निकलेंगे। वो कहते हैं, इशारा भी करते हैं कि इसकी बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई होगी। आपको याद होगा शुरू के अंदर प्रधानमंत्री कहा करते थे कोरोना को हरा देंगे, कोरोना का चक्र तोड़ देंगे, उसकी चेन तोड़ देंगे। अब वो कहते हैं बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई। शायद प्रधानमंत्री को इन दिनों कुछ बात समझ में आ गई है। अगर वो सारी बात देश के सामने शेयर कर देते तो कितना अच्छा रहता। जो बातें प्रधानमंत्री ने नहीं कही अपनी मन की बात में, जो शायद कही जानी चाहिए थी, पूरे देश को 65 दिन बंद रखने के बाद जब आप खोलते हैं तो एक न्यूनतम बात तो होनी चाहिए ना, कि देश के सामने आप अकाउंट दें कि देखिए इस 65 दिन हमने देश को बंद रखा, हमारा तब ये लक्ष्य था। परिस्थिति विचित्र थी, नई थी, अनूठी थी, हमारे लिए कठिन थी, तो बीच बीच में हमें भी कई नई चीजें सीखने को मिली जो उस वक्त पता नहीं थी। हमने ये टारगेट रखा था, और आज 65 दिन बाद उस टारगेट को हमने इस हद तक अचीव कर लिया है, इसलिए हम अब ताला खोल रहे हैं। सूचना मिलनी चाहिए ना देश को। कहीं जिक्र नहीं किया, ना आपने कल की चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, ना आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। आज भी देश को पता नहीं है कि लॉकडाउन क्यों शुरू हुआ था और क्यों उठ गया है। मैं इसके आंकड़े अभी आपके सामने कुछ पेश करूंगा, और एक चिट्ठी कुछ जो डॉक्टर्स ने लिखी है वो भी आपके सामने अभी रखूंगा। प्रधानमंत्री ये भी बता सकते थे देश को कि देखिए 65 दिन के बाद अब हमने अनलॉक किया है, और भविष्य का हमारा ये अनुमान है, प्रोजेक्शन कर सकते हैं। आपको मैंने ध्यान है बीच में बताई थी एक प्रोजेक्शन जो कहती थी कि 16 मई तक की बीमारी एकदम खत्म हो जाएगी देश से। वो झूठी निकली। कोई बात नहीं, ऐसे में होता है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास सूचना आती है प्रधानमंत्री के तौर पे, जो कि गलत सूचना भी होती है। प्रधानमंत्री है, कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, गलत सूचना आती है। लेकिन आज क्या सूचना है, मैं जानना चाहता हूं। एक नागरिक के रूप में मेरा अधिकार होना चाहिए कि आज इस देश को अनलॉक करते समय मेरे देश की सरकार के मन में क्या ओवरऑल प्लान है, क्या ओवरऑल प्रोजेक्शन है।
आज से 2 महीने बाद हम कहां होंगे, आज से 3 महीने बाद हम कहां होंगे, कुछ तो पता होना चाहिए ना। कहीं नहीं बताया। प्रधानमंत्री ये भी बता सकते थे कि इन 65 दिन के अंदर हमने इस देश में क्या क्या मेडिकल तैयारी की। एक आधी बार उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन आज वक्त था बताने का कि इन 65 दिन के अंदर हमने ये तैयारी कर ली है और अब ये बीमारी 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी बढ़ेगी तो इस देश में ये तैयारी हो चुकी है, आप डरिए मत। एक शब्द नहीं इन चीजों के बारे में। प्रधानमंत्री सरकार की पूरी योजना सामने रख सकते थे, नहीं बताया। सो कई बार मुझे लगता है ये मन की बात कहीं मन के बहाने तो नहीं है, मन को बहलाने के तरीके तो नहीं है। एक व्यक्ति अपने मन को बहलाए तो ठीक है, पूरे देश को बहलाना क्या सही बात होगी? आप खुद सुनिएगा प्रधानमंत्री के मन की बात और देखिएगा क्या उसमें देश का दुख दर्द आता है। हां, प्रधानमंत्री ने आज मजदूरों का जिक्र किया, कहा कि उनकी पीड़ा किसको नहीं छुएगी, लेकिन आप 7,500 करोड़ रुपए का फंड आपकी जेब में पड़ा है, जिसे आप किसी सरकारी स्कीम के तहत नहीं, जो चाहे इस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कहूं कि पीड़ा मुझे क्या छूती है, उसके बाद मैं जो कर सकता हूं उसकी एक सीमा है। मैं तो अपने साथियों के साथ मिलके गुड़ चना लाई बांट सकता हूं, मैं कुछ 1000 घरों के अंदर राशन पहुंचा सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपके पास तो 7,500 करोड़ रुपए का फंड है जो केवल और केवल इस संकट में लोगों की मदद करने के लिए है। जब आप कहते हैं कि आपका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, तो क्यों आपका हाथ कहीं अपनी जेब की तरफ क्यों नहीं जाता प्रधानमंत्री जी? अगर आप चाहते तो ये जो सोनू कपूर कर रहे हैं, जो अमिताभ बच्चन ने भी अब कुछ कर दिया है, देखा देखी, फला फिल्म स्टार कर रहा है, कोई लॉयर कर रहे हैं, उनका एक बैच मिलके कर रहा है, झारखंड सरकार अंडमान से एक फ्लाइट के ऊपर अपने मजदूरों को लेके आ रही है, कोई मजदूरों के लिए बस हायर कर रहा है। हमारे इतने दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमने 5 बस हायर की, बस और हमारे पास पैसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ाया होता, इनमें से किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा मैं बार बार बताता रहा हूं, पूरे देश में 10,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का खर्चा सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया था। 10,000 स्पेशल फ्लाइट चलाने का खर्चा अब मुझे पता लगा है, वो भी सिर्फ 1,200 करोड़ रुपया होगा। तो क्यों इतनी व्यथा आप कह रहे हैं आपको है? तो वो अगर कोई सेठ जी कहें कि ये इस गरीब का दर्द मेरे से देखा नहीं जा रहा और उसको 2 पूड़ी ना खिलाएं, तो आप क्या कहेंगे उस सेठ जी के बारे में? मुझे आज प्रधानमंत्री की बातें सुन के ऐसा ही लगा। इस बीच आंकड़े आए, लॉकडाउन को खोलने की सरकार ने घोषणा की, अनलॉकिंग की घोषणा हुई है। अनलॉकिंग का मतलब क्या? अनलॉकिंग 1.0 बोला गया है, यानी कि जो ताला बंद था, अब ताले को हम 3 चरणों में खोलेंगे। तो कल से क्या होने वाला है? नंबर 1, ये रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। अब केवल उन पॉकेट्स को कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, यानी कि अब ये नहीं कहा जाएगा कि पूरा गुड़गांव जिला रेड जोन में है, वहां कोई जा नहीं सकता, पूरे नोएडा में कोई नहीं जा सकता। अब कहा जाएगा कि फला सोसाइटी के अंदर या फला सोसाइटी के इस टावर के अंदर वहां पे बीमारी फैली है, इसलिए वहां कोई नहीं जा सकता। सही फैसला है, बहुत समय से हम इसकी मांग कर रहे थे, ये होगा। दूसरा, इंटर स्टेट ट्रेवल पे जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब हटा ली गई है। सामान जा सकता है, व्यक्ति जा सकते हैं। अगर किसी सरकार ने कोई विशेष पाबंदी लगानी हो तो सरकार को पहले से बताना होगा। ये नहीं कि आप बॉर्डर पे पहुंच गए, बॉर्डर पे पहुंचने के बाद पता लगा नहीं तो बॉर्डर बंद है, नोएडा आप जा नहीं सकते, गुड़गांव आप जा नहीं सकते, चेन्नई से बाहर आप जा नहीं सकते, चेन्नई में एंटर आप कर नहीं सकते। ये सब बात नहीं होगी, पहले से करना होगा, जो बिल्कुल सही फैसला है। एक स्टेट के अंदर घूमने की जो रेस्ट्रिक्शंस पहले लगी हुई थी वो रेस्ट्रिक्शंस भी हटा ली गई हैं। ये सब चीजें कल से होनी शुरू हो जाएंगी। 8 जून से रेस्तोरां, मॉल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब भी खोल दिए जाएंगे।
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खोलने की इतनी जल्दी क्या थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन चलिए, अगर मॉल खुल जाती है तो फिर मंदिर मस्जिद भी क्यों ना खुलें, वो भी चलो खुल जाएंगे 8 तारीख से। और जुलाई के महीने में फैसला लिया जाएगा कि स्कूल और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो खुलेंगी या नहीं। आमतौर पे हमारे इधर तो जुलाई में ही खुलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीजें अभी भी अलाउड नहीं है, रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलना अलाउड नहीं है। हालांकि मैं अभी तक समझा नहीं कि ये क्या कोरोना वायरस रात को ज्यादा आता है या रात को ज्यादा लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, इसका कोई तुक मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। लेकिन जरूर कुछ ना कुछ इसमें बात रही होगी। फेस मास्क लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है। सोशल डिस्टेंस जिसको कहा जा रहा है वो जरूरी है, सही बात है, वो होनी चाहिए। और जहां तक हो सके अपने घर से आप काम करें। बार, जिम्नेजियम, एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा हॉल, मेट्रो इत्यादि अभी नहीं खुलेंगे। मेट्रो, ट्रेन और इंटरनेशनल ट्रेवल के बारे में सरकार जल्द ही कोई गाइडलाइंस वगैरह इशू करेगी, गाइडलाइंस को रिवाइज करेगी। फिलहाल जो एसओपी है उसको रिवाइज किया जाएगा। सुनने में बात सही लगती है, इस पर कोई खास एतराज नहीं हो सकता, मगर जो सवाल पूछना चाहिए वो है 2 बड़े सवाल जो इस देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है। प्रधानमंत्री के मन की बात तो सुन ली, एक देश के औसत व्यक्ति के मन की बात क्या है? उसके मन में सिर्फ 2 ही सवाल है। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी, जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था उस टाइम आपने मुझे बताया था बहुत खतरनाक बीमारी है, बाहर नहीं निकलना, ये पूरे हमारे आने वाले 20 साल को खतरा हो जाएगा। 20 दिन सह लो, 20 दिन सह लोगे तो देश के 20 साल ठीक हो जाएंगे। याद है आपको उन्होंने सभी बातें कही थी। प्रधानमंत्री के बार अपने खुद के डायलॉग भूल जाते हैं। बस 21 दिन सह लो, आने वाले 21 साल आपके सुधर जाएंगे, ये सब आपने कहा था। तो सर, अब क्या हम बेहतर स्थिति में हैं? सबके मन में सवाल है ना। आपने कमरे के बाहर ताला लगाया, कहा कि मामला बहुत गड़बड़ है, बाहर धुआं है, आग भी लग सकती है, बंद रहो। 21 मिनट तक बंद कर दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपको बेहतर पता है, आपको बाहर दिख रहा है। 21 मिनट के बाद मैंने कहा आप खोल रहे हैं, आपने कहा नहीं 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 नहीं, धुआं पहले से ज्यादा है, अभी आपको 14 मिनट और बंद रहना पड़ेगा। अब मैंने कहा साहब, अब तो मतलब दम घुट रहा है, अब तो पीने का पानी नहीं मिला है। मैंने खटखटाना शुरू किया। आपने कहा नहीं, किसी को बाहर नहीं निकलना। फिर आपने 14 दिन, फिर आपने 14 दिन, सब कुछ किया। और जब फाइनली आपने कुंडा खोला तो मेरा इतना तो हक बनता है ना, हाँ जी सर, धुआं कम हो गया क्या, अब मैं बाहर जा सकता हूं, अब मैं सीढ़ी ले सकता हूं? पूछेंगे ना आप ये। इसकी सच्चाई क्या है? तो पहला सवाल हर कोई व्यक्ति पूछेगा, क्या आज हम हमारे जो सेहत को, स्वास्थ्य को, जान को जो खतरा था 23 मार्च 24 मार्च को, उससे क्या कम खतरा इस वक्त है? क्या आपने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे अब मेरी जान को वो खतरा नहीं है जो कि 24 मार्च को था जब आपने ताला लगाया था? दूसरा सवाल जो हर व्यक्ति के मन में है, कम से कम उन लोगों को, 90% देश के लोग जिनके रोजगार पे धक्का लगा है, जिनकी सैलरी पे धक्का लगा है, जिनको ईएमआई देनी है, जिनको इंटरेस्ट अपना देना है, जिन्हें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, वो लोग पूछ रहे हैं अब क्या मैं जैसा भी 24 तारीख से पहले जैसी भी अवस्था में था, अच्छा बुरा, आधा खा रहा था, कुछ भी कर रहा था, क्या मैं उस अवस्था में वापस पहुंच जाऊंगा? मेरा जान के साथ साथ मेरी आजीविका, मेरा रोजगार, मेरा घर चल रहा था जैसा, मेरी दुकान चल रही थी जैसी, मेरा उद्योग चल रहा था जैसा, वहां तक पहुंच जाएगा क्या? इन 2 सवालों का हमें जवाब मिलता है। मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं, वो आंकड़े जो प्रधानमंत्री को रखने चाहिए थे देश के सामने। ये आंकड़े हैं पहले 4 फेजेस के। लॉकडाउन जब लगा तब क्या स्थिति थी? 24 मार्च को जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन देश में टोटल केस कितने थे? 571। उस दिन कितने केस थे? 74। सिर्फ 74 केस थे। याद है उस समय हमें बताया गया था कि ये 571 लोग होने से इतना बड़ा खतरा है, इनको किसी को ट्रेन में बैठने नहीं देना, नहीं तो इन 571 लोगों का वायरस किसी को भी लग सकता है। बड़ी खतरनाक स्थिति है, ट्रेन बंद, बस बंद, सब कुछ बंद, क्योंकि 571 लोगों को देश में कोरोना वायरस था। फिर साहब उसके 3 हफ्ते पूरे हुए जो प्रधानमंत्री ने कहा था, 3 हफ्ते के बाद हम कहां पहुंचे? 11,000 केस।
अगर ना होता तो 11,000 से ज्यादा हो जाते, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। तालाबंदी से ये केसेस कम हुए, लेकिन याद रखिए सुधरे नहीं है, इसमें बीमारी गई नहीं है, बीमारी को पोस्टपोन किया गया था। ठीक है, आपने पोस्टपोन किया, 11,000 केस प्रतिदिन, केस 1000 से ऊपर हो गए थे। आपने कहा कि 2 हफ्ता अभी और बंद रखना है, हम पहुंच गए 31 मई तक। वहां पहुंच के केसेस हो गए देश में 42,000 से ज्यादा, तो हम 40,000 के आंकड़े को क्रॉस कर गए और प्रतिदिन केसेस अब 2,500 से ज्यादा होने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को और आगे जरूरत है एक्सटेंड करने की। लोगों ने कहा ठीक है, 21 दिन में नहीं मरा वायरस, थोड़ा 24 और किसी तरह से सह लो कष्ट। तो फिर हम 17 मई तक पहुंचे। 17 मई को क्या हालत थी? देश में अब केस 95,000, लगभग 1 लाख तक केस पहुंच गए और प्रतिदिन केसों की संख्या 5,000 से ज्यादा बढ़ गई थी। और आज जबकि 1, 2, 3, 4, 5वां, अब 4 पूरे के पूरे लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, आज हम कहां हैं? टोटल केसेस 1,80,000 से ज्यादा हो गए और प्रतिदिन के केस में हमने 8,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब आप बताइए, आपको कुछ तर्क समझ आया? अगर मैं कहता कि भैया धुआं बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हारा दरवाजा बंद कर रहा हूं, तो आप पूछेंगे ना साहब अब धुआं कम हो गया? नहीं, धुआं तो बढ़ गया, लेकिन अब मैं दरवाजा खोल रहा हूं। क्यों? क्या जवाब हो सकता है? जब लॉकडाउन हुआ तो क्यों हुआ, जब अनलॉकिंग हुई तो क्यों हुई? इसका जवाब तो पूछना बनता है ना। इसके 3 जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि बीमारी बहुत ज्यादा थी जब लॉकडाउन था, हमने बीमारी को कंट्रोल कर लिया है, अब अनलॉकिंग की जा सकती है क्योंकि बीमारी कम हो गई है। ये तो जवाब हो नहीं सकता, हमने आंकड़े देख लिए हैं, झूठा जवाब है ये तो असंभव जवाब है, क्योंकि दरअसल बीमारी बढ़ी है। और अब देखिए, पहले दिन जितने केसेस थे उसकी तुलना में कितने बढ़ गए हैं। जहां 500 केसेस थे वहां 1,80,000 है। प्रतिदिन नए केसेस जहां 74 थे वहां अब 100 गुना से फालतू, 8,000 से फालतू हो गए हैं। तो बीमारी तो 100 गुना बढ़ी है, घटी नहीं है। दूसरा जवाब यह हो सकता था कि चलिए बीमारी नहीं कंट्रोल में आई, बीमारी तो घटी नहीं है, लेकिन हमने उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इन दिनों में एक स्पेशल अरेंजमेंट कर लिया है। हमने बीमारी को कंट्रोल करने के लिए टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ा दी है, हमने इसमें हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ा दी है, क्वारंटाइन की कैपेसिटी बढ़ा दी है, देश के अंदर वेंटिलेटर बढ़ गए हैं। अब इतने हैं कि अब आप आराम से खुले जाइए और अगर बीमार हो जाए चिंता मत कीजिए, इतनी तैयारी करके हम बैठे हैं। क्या है ऐसी तैयारी? मैं मानने को तैयार हूं कि तैयारी है, पर प्रधानमंत्री सूचना तो दे दें देश के सामने। आज देश में जिस गति से बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए इन आंकड़ों को एक बार दोबारा, किस गति से बढ़ रहे हैं ये आंकड़े। अगर इस गति से बढ़ते रहे, आपको ध्यान होगा मैंने 10 दिन पहले कहा था कि हम मई का महीना खत्म होते होते कोई 1,80,000 के करीब आएंगे। मैं थोड़ा सा गलत था, अब हम 1,90,000 के करीब जाएंगे आज शाम तक। और अगर ये आंकड़ा चलता रहा तो हम कहां पहुंचेंगे? हर 15 दिन में देखिए क्या हो रहा है। हम यहां थे 14 अप्रैल को थे 11,000, उसके 15 दिन बाद 17 दिन बाद हम पहुंच गए लगभग 4 गुना, उसके 15 दिन बाद हम पहुंच गए 2 गुना से ज्यादा, उसके 15 दिन बाद फिर 2 गुना। हर 15 दिन में डबल होते जा रहे हैं। अगर अगले 2 महीना यही डबलिंग जारी रही, आपको कोई स्टैटिस्टिशियन और एपिडेमोलॉजिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। कहां पहुंचेंगे? 28-29 लाख पे पहुंचेंगे जुलाई के अंत तक। और अगर ये 1 महीना और जारी रहा तो समझिए हम 1 करोड़ से ऊपर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं दुनिया से अच्छा हमने काम कर दिया। जिस तरफ हम चढ़ रहे हैं और अभी रुकने का कोई नाम नहीं है और कोई कारण नहीं है,
प्रधानमंत्री मुझे बता दें, देश का कोई मेडिकल एक्सपर्ट बता दे कि इस आधार पे हम कह रहे हैं कि अगले 15 दिन के बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। अब कोई नहीं कहता, सब डरे हुए हैं, क्योंकि सच्चाई ये कि नहीं रुक रहा। हो सकता है अगर यही गति जारी रही तो अगस्त के महीने में हम कहीं 1 करोड़ के करीब पहुंच सकते हैं। कम से कम 30-50 लाख पे पहुंचेंगे, ये तो लगभग तय है इन फिगर्स से। तो न तो बीमारी समाप्त हुई है, ना ही उस संख्या की तैयारी हुई है। प्रधानमंत्री बता दें देश को कि चिंता मत कीजिए, अगर इस देश में 30 लाख मरीज भी हो जाते हैं तो हमारे पास उसके लिए इलाज है, हमारे पास मेडिकल व्यवस्था है। वो तो है नहीं, प्रधानमंत्री ने बताया नहीं। तीसरा एक और उत्तर हो सकता है, भाई गलती हो गई। ये मजाक नहीं कह रहा हूं, यह सच्चा उत्तर हो सकता है। ये ऐसी स्थिति थी जिसका किसी को अनुमान नहीं था, पहली बार आई। ये बात जरूर है कि सबसे पहले चीन में आई, और अगर हम चाहते तो चीन से कुछ सबक ले सकते थे। इटली में आई, इटली के 1 महीने बाद हमारे यहाँ पे शुरू हुआ था, हम उनसे काफी कुछ सीख सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री कह सकते हैं, देखिए दुनिया के ज्यादातर देशों में लोगों को पता नहीं लगा, हमें भी शुरू में समझ नहीं आया। शुरू में किसी ने डरा दिया था कि यहाँ पे लाखों लोग रातों रात मर जाएंगे, तो उनके डर के मारे, और वो एक्सपर्ट लोग थे, उनकी बात सुन के मैंने लॉकडाउन कर दिया। लेकिन फिर कोई पूछेगा, और ऐसा हो सकता है, गलती किसी से भी होती है, और मैं पहले से कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा। आप भगवान को भी बैठा दीजिए, वो भी गलती करेगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि पता नहीं है हमारे को कुछ। तो उत्तर ये भी हो सकता था कि गलती हो गई, हमें समझ नहीं आया, मामला हाथ से निकल गया। एक बड़े नेता में ये आत्मविश्वास होना चाहिए कहने का। लेकिन अगर ये जवाब दे, और ये जवाब दे, तो मैं प्रधानमंत्री की प्रशंसा करूंगा, कहूंगा कि हाँ इनमें हिम्मत है कहने की। लेकिन उसके बाद 1-2 सवाल और पूछूंगा कि ठीक है, पहले लॉकडाउन में गलती हो गई, उसके बाद लॉकडाउन को कंटिन्यू क्यों किया? जब आपको पता लग गया था कि ये बीमारी रुकने वाली नहीं है, तब आपने क्यों कंटिन्यू किया? सवाल पूछूंगा कि आपने जब चीन और इटली के बारे में, जब WHO ने कह दिया था कि पूरी दुनिया में फैलने वाली है, उसके बाद भी आपने उसको कंट्रोल करने का कोई इंतजाम क्यों ना किया? एक साथी हैं साकेत गोखले जी, उन्होंने सरकार से पूछा था, एक राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर सारी सूचना मांगी थी कि आपने कितने लोगों का टेस्ट किया। और ये सरकार की अब अपनी इंफॉर्मेशन आ गई है। सरकार कह रही है 15 जनवरी जबकि इस देश के अंदर टेस्टिंग शुरू हुई, तब से लेके 23 मार्च जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गई और लॉकडाउन हो गया, 15 जनवरी जबकि हमें पता था कोरोना वायरस है, विदेशों से आ रहा है, और उसको रोकने के लिए विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये भारत सरकार है जो खुद अपने आंकड़े में अब स्वीकार कर रही है कि इस बीच जो 80 लाख के करीब लोग देश में आए, उनमें से सिर्फ 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जब WHO कह चुका था, पूरा दुनिया जब कह रही थी कि ये खतरा है, खतरा हो सकता है, उस वक्त, और जबकि हमारे एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग सरकार ने आदेश दे दिए थे कि स्क्रीनिंग करो, कितनी स्क्रीनिंग हुई? प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से कहा था 15 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग की। वो कई बार आधे आंकड़े बता देते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में आके बोलता है ना, पापा मेरे 48 नंबर आए, पापा खुश हो जाते हैं, पूछना भूल जाते हैं कि बेटा 50 में से 48 आए कि 100 में से 48 आए कि 200 में से 48 आए। हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें कर देते हैं। 15 लाख लोगों का हमने टेस्ट किया, हुजूर कितने में से? अब पता लगा कि कोई 80 लाख के करीब लोग आए थे, उनमें से 15 लाख का टेस्ट किया, यानी कि एग्जैक्टली 19% लोगों का टेस्ट किया। जब कोरोना का अलर्ट हो चुका था, उसके बाद हमने विदेश से, जब हमें पता था ये बीमारी सिर्फ विदेश से आएगी, और विदेश से आएगी का मतलब कोई बॉर्डर पार उछल के नहीं आ जाएगी, ये कोई टिड्डी नहीं है जो कि हवाई जहाज ऊपर से उड़ के आ जाए, ये हवाई जहाज से आएगी। उस वक्त हमने 81% पैसेंजर्स को बिना चेक किए छोड़ दिया, और यही वो पैसेंजर हैं जिनकी वजह से देश में कोरोना वायरस आया। तो ये सवाल तो पूछेंगे ना, कम से कम ये तो कहेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने फैसला किया कि 80% पैसेंजर्स को जाने दो, उनका टेस्ट ही ना करो। ये सवाल तो बनता है। दूसरा ये सवाल पूछेंगे कि पहले
लॉकडाउन के बाद जब आपको पता लग गया था कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा और आपको 3 हफ्ते मिल गए थे तैयारी के और चारों तरफ से त्राही त्राही की खबर आ रही थी, लोग मर सकते हैं इसकी खबर आ रही थी, तो आपने उसके बाद लॉकडाउन को खोलना तब शुरू क्यों नहीं किया? तब आपने पैसेंजर ट्रेन क्यों ना चलाई? तब भी कितने थे? मुश्किल से 5,000 केसेस पूरे देश में थे, तब भी चला देते, कितना आसान काम था, तब भी क्यों ना चलाई? दूसरा सवाल बनेगा। तीसरा सवाल यह बनेगा कि ठीक है गलती हो गई तो देश के सामने आराम से कह क्यों नहीं देते? अब तो योजना बता दीजिए कि आपने अपनी गलती से क्या क्या सीखा है, बताइए, शायद उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो नहीं, कहीं डर लगता है कि इसमें कहीं प्रधानमंत्री का अहंकार तो आड़े नहीं आ रहा, कहीं ये मन की बात, ये सारा प्रचार, ये सारी बातें कुल मिला के सिर्फ एक बड़ा बात तो नहीं है कि कहीं प्रधानमंत्री पे छींटा ना आ जाए। बाकी सब ठीक है, रेलवे को आप गाली दे लीजिए, पीयूष गोयल को कुछ भी कह लीजिए, आप निर्मला सीतारमण को कुछ कह दीजिए, प्रधानमंत्री पे छींटा ना आ जाए। एक बड़ा नेता वो नहीं होता जो ऐसे संकट के समय अपने को बचाने में लगा है। बड़ा नेता वो है जो ऐसे संकट के समय देश को बचाने में लगा है। अपनी शर्ट पे कितने छींटे लग गए उसकी चिंता नहीं करता। लेकिन हम कुछ दूसरा देख रहे हैं, और ये जो सारा जिस तरह की अनलॉकिंग अनाउंस हुई है उससे जो डर होता है वो ये कि अब सब कुछ राज्य सरकारों के जुम्मे छोड़ दिया है। लॉकडाउन लगाने का फैसला करूंगा मैं, खोलेंगे आप। अगर वो सफल होता तो श्रेय मेरा, लेकिन अब जबकि रायता फैल गया है तो समेटोगे आप, प्रॉब्लम होगी आपकी। आप अगर स्टेट बाउंड्री क्रॉस ना कर सको, पुलिस वाले आपको रोकें, तो केंद्र सरकार कहेगी हमने तो परमिशन दे रखी है, पता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या कर रहे हैं। रिलीफ कौन देगा? राज्य सरकारें। जो लोग सड़क पे हैं उनकी मदद कौन करेगा? जनता, पीपल ड्रिवन, जनता करेगी। ये है आत्मनिर्भरता। आज जबकि देश को जरूरत है कि सरकार उनके साथ खड़ी हो, आज जबकि केंद्र सरकार जिसको जरूरत है काम करने की, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा है, उसके पास सूचना है, इस वक्त हाथ झाड़ रही है। अब हाथ धोने की कवायद चल रही है कि अपने अपने हाथ, ये कह रहे हैं ना सब हाथ धोया करो। मुझे लगता है सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने हाथ धो लिए, इस देश में समस्या से हाथ धो लिए। अगर बीमारी कंट्रोल हो जाती, प्रधानमंत्री टीवी पे नहीं होते, आके क्या क्या बात कहते, कितनी सुंदर बात कहते, और हम आप खड़े होकर ताली तो बजाते, क्योंकि ताली तो बजनी चाहिए थी। तो भाई अब जब मामला पासा उल्टा पड़ गया है तो बोलना चाहिए ना, आना चाहिए ना, टीवी पे आके बोलना चाहिए। हाँ, मैं जिम्मेवारी कबूल करता हूं। एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया था, डायलॉग बड़े सुंदर दे देते हैं कि बस डिमोनेटाइजेशन में मुझे सिर्फ आप 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। उसके बाद उन्होंने कहा था, उसके बाद आप जो मर्जी कर लेना, डिमोनेटाइजेशन के बाद आप मुझे किसी भी खंबे से लटका देना। अब भाई खंबा ढूंढने तो मैं गया नहीं, लेकिन 50 दिन के बाद क्या हुआ आपको ध्यान है? वही वाला खेल इस वक्त हो रहा है, और फिर प्रधानमंत्री चुपचाप से कट के पतली गली से निकल लिए। यही हो रहा है। एक आखिरी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्या हो सकता है उसके बारे में, और वो ये, आज एक स्टेटमेंट आया है कुछ डॉक्टर्स का। ये बहुत गंभीर डॉक्टर हैं, व्यक्तिगत नहीं है, केवल कुछ पर्सनल डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। 3 डॉक्टर्स की बड़ी एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर्स, उनके 3 बड़े संगठन है, और कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। एक है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, मेडिसिन का वो एक सब्जेक्ट है जो कि सबको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जिसमें यह है कि बीमारी होने से ही कैसे रोकी जाए, उसको ESM बोलते हैं। और तीसरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट वो जो कि संक्रमण होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ये 3 बड़ी एसोसिएशन हैं। इन लोगों ने मिलके कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। फिर आपको बता दूं, केवल कुछ पर्सनल डॉक्टर्स का स्टेटमेंट नहीं है, कुछ 2, 4, 5, 10 डॉक्टर्स की पर्सनल राय नहीं है। ये 3 बड़ी एसोसिएशंस, वो लोग जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में, जो कि बीमारियों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए और संक्रमण की बीमारियों पे स्पेशलाइज करते हैं,
उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत संतुलित, बहुत ही संयमित, मर्यादित स्टेटमेंट है। इसको साइन करने वाले जो इन तमाम संगठनों की तरफ से जिन लोगों ने साइन किया है, ये सब इस देश के काफी बड़े नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में स्पेशलाइज किया है। एक एक का मैं नाम पढ़ के नहीं बताऊंगा। इसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स हैं, भारत सरकार के पुराने एडवाइजर्स हैं, देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटी पीजीआई के डॉक्टर हैं, एम्स के तो मैंने बताया ही, देश की तमाम बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर्स इसमें हैं। इन 16 लोगों का नाम मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा नहीं। इन 16 लोगों ने इन 3 एसोसिएशंस ने देश के टॉप 16 लोगों को चुना था और उनसे कहा था कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी। ये सरकार की टास्क फोर्स नहीं थी, पर इन लोगों ने कहा सरकार को एडवाइस देने के लिए। और क्यों सरकार को एडवाइस दे रहे थे? क्योंकि 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने खुद इन्हें बुलाया था। प्रधानमंत्री ने बुलाया था, कहा था कि मुझे देश के सब डॉक्टर्स की राय चाहिए, आप लोग बताइए। तो इन लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स ने अप्रैल के महीने में अपनी राय दी और ये एक दूसरी राय है जो कि इस टास्क फोर्स ने कल दी है। मैं इस टास्क फोर्स के मुख्य निष्कर्ष आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा, बहुत संयमित, ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, किसी के ऊपर आरोप नहीं है। एक डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, एपिडेमोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट राय है। वो बताते हैं कि हमें प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को बुलाया था, हमने प्रधानमंत्री को पहली रिपोर्ट दी थी, 11 अप्रैल को अपनी पहली रिपोर्ट दी थी और अब ये दूसरी रिपोर्ट दे रहे हैं। पहले सिचुएशन एनालिसिस करते हैं और वो बताते हैं कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो पहली बात वो कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि it is unrealistic to expect that COVID-19 pandemic can be eliminated at this stage, given that community transmission is already well established across large sections or subpopulations in the country. सीधे सीधे देश के टॉप एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अब इस रायते को फैलने से रोक नहीं सकते। अब इसका कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि शुरू में तो होता है कि कोई व्यक्ति जो विदेश से आया उसके कांटेक्ट से हुआ, लेकिन बाद में जब आप देखते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही फैल गए, जिन लोगों का किसी विदेशी से, विदेश से आने वाले से कोई कांटेक्ट नहीं है, वहां फैल गई है, तो फिर उसको कम्युनिटी स्प्रेड बोला जाता है कि अब ये फैलेगी, अब आप इसको रोक नहीं सकते। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं अब आप इसे रोक नहीं सकते। उम्मीद है प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे, शायद उन्होंने सुन भी लिया होगा, तभी वो कह रहे हैं लंबी लड़ाई है, कठिन लड़ाई है। ये बात ईमानदारी से कहनी चाहिए ना देश को कि अब ये बीमारी फैलेगी। हमने कोशिश की, हमने ताला लगा के कोशिश की, ताला लगाने से काम नहीं बना, अब ये बीमारी फैलेगी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि द ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी रैपिडली नीड्स टू बी रिकैलिब्रेटेड फ्रॉम कंटेनमेंट टू मिटिगेशन। अब आप इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, बांधने की कोशिश मत कीजिए, दीवार लगाने की कोशिश मत कीजिए, ताला मत लगाइए। अब फैलेगा, फैलने पे इसके असर को अब कैसे कम किया जाए, लोगों को इसकी मार कम से कम मार पड़े, इससे कैसे बचाया जाए, अब हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात वो कहते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार ने जो अपनी पहली रणनीति बनाई वो गलत सोच समझ के आधार पे थी। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया का सबसे स्ट्रिंजेंट, सबसे सख्त लॉकडाउन किया। आपको ध्यान होगा कुछ बीजेपी के साथी लोग इसी पे उत्साहित हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि किस देश ने सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा बेरहम किस्म की लॉकडाउन किया है, और इंडिया को उन्होंने 100 में से 100 नंबर दिए। तो कई बीजेपी के ट्रोल इसी में खुश हो गए, अरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। पता लगा बेरहमी के 100 में से 100 नंबर थे वो। तो खैर कहते हैं कि हमने सबसे सख्त इसमें स्ट्रिंजेंट किया है, लॉकडाउन किया है। This draconian lockdown is presumably in response to a modeling exercise from an influential institution. विदेशी संस्था ने आके प्रधानमंत्री को दिखाया था। जैसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बहुत बात करते हैं और देश के अर्थशास्त्री और देश के डॉक्टर हमेशा कहते हैं भाई आत्मनिर्भरता में हमारी तरफ भी देख लिया करो ना। किसी विदेशी ने आके आपको बता दिया कि पता नहीं इतने लाखों लोग मरने वाले हैं और आपने उस पर विश्वास कर लिया। और साफ रूप से कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके शब्द हैं, Had the government of India consulted epidemiologists,
who had better grasp of disease transmission dynamics compared to modelers, it would have perhaps been better served. काश सरकार ने ये कागज पे मॉडलिंग करने वालों की बजाय, विदेशी संस्थाओं से आने की बजाय उन लोगों से पूछा होता जो कि जमीन पे एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो शायद हम सरकार को बता देते कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता। इस पे दुख व्यक्त कर रहे हैं कि आपने केवल क्लिनिशियन से बात की, आपने एकेडमिक एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात की, आपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट से बात की, लेकिन उन लोगों से बात नहीं की जो कि एक्चुअली जिन्हें एक्सपीरियंस है अपने देश में इस तरह की बीमारी को कंट्रोल करने का। और सुनिए, द इनकोहेरेंट एंड ऑफन रैपिडली शिफ्टिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज, especially at the national level, are more a reflection of afterthought and catching up phenomena on the part of the policy makers rather than a well thought cogent strategy with an epidemiological basis. ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये सब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार के पास, खास तौर पे केंद्र सरकार के पास कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं थी। ये सब आफ्टर थॉट थे, कैचिंग अप, अच्छा ये हो गया, चलो अब कुछ कर लो, इसके ऊपर पाबंद लगा दो, ये कुछ कर लो, आफ्टर थॉट। लेकिन सोच के कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो लोग कह रहे हैं, और वो बात भी कह रहे हैं जो मैं पिछले 2 महीने से अब दोहरा रहा हूं। Had the migrant persons been allowed to go home at the beginning of the epidemic, when the disease spread was very low, the current situation could have been avoided. जब सिर्फ 571 लोगों को था बीमारी, उस वक्त अगर आप जाने देते तो कोई स्प्रेड का चांस ही नहीं था। आज जो स्थिति है, ये स्थिति ना आती। ये अब एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं, सलाम करता हूं मैं उनको, उनकी विद्वता को भी, खैर विद्वता की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात समझ आती है, लेकिन उनकी हिम्मत को कि वो बोल रहे हैं ऐसे समय में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हमारे को, ऐसा नहीं कह रहे कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने जैसे कहा बहुत ही संयमित मर्यादित स्टेटमेंट है ये। वो कह रहे हैं द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रिंजेंट नेशन वाइड लॉकडाउन वाज टू स्प्रेड आउट द डिजीज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू फ्लैटन द कर्व एंड इफेक्टिवली प्लान। कि इससे जो फायदा था, लॉकडाउन का एक ही फायदा था जो मैं बार बार कह रहा था, मैंने अपनी बात बहुत बार दोहराया होगा। लॉकडाउन से ये फायदा हुआ कि एकदम बहुत सारे केस आपकी झोली में आके नहीं गिरेंगे, होंगे तो उतने ही लोग बीमार, उसको आप रोक नहीं सकते। बस ये है कि वो आप कुछ महीनों तक स्प्रेड आउट कर देंगे, बजाय कि एक साथ 10 दिन के अंदर देश में लाखों लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो करने के लिए आपको तैयारी करनी होगी ना, वो तैयारी नहीं की गई है। तो ये डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स अब सुझाव देते हैं। इन्होंने 11 सुझाव दिए हैं। ये स्टेटमेंट पूरा हम वेबसाइट पे डाल देंगे, आप इसको पढ़िएगा। इनके 11 सुझाव में से 2-4 सुझाव मैं बता देता हूं। पहला, free sharing of data in the public domain and public health and a public appointment of a public health commission। वो कह रहे हैं भाई कम से कम सूचना तो आप दे दो, सूचना नहीं दी जा रही है। डॉक्टर्स कंप्लेन कर रहे हैं, हम रिसर्च करने को तैयार हैं, लेकिन हम रिसर्च किस चीज पे करें? हमें पता तो हो कि इंदौर के अंदर कितने केसेस हुए, उन केसेस में से कितने मर्द थे, कितनी औरत थी, किसको क्या कोमॉर्बिडिटी थी, किसकी उम्र क्या थी। ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं होगी, हम कैसे रिसर्च करेंगे? इन्फॉर्मेशन को रोक के क्यों बैठे हुए हो आप? क्या कुछ छुपाने को है? दूसरी बात, लिफ्ट लॉकडाउन रिप्लेस विद क्लस्टर रेस्ट्रिक्शन, जो कि सरकार ने कर दिया है। लॉकडाउन हटाइए, केवल उस क्लस्टर पे जहां सचमुच कंसंट्रेटेड बीमारी है, केवल वहां लॉकडाउन कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और वो कह रहे हैं इसके लिए और उसके साथ साथ में द गवर्नमेंट नीड्स टू कम आउट विद क्लियर मॉनिटरेबल बेंचमार्क्स ऑफ द प्रिपरेशन दैट द गवर्नमेंट हैज मेड। तो आप लॉकडाउन हटाइए और बताइए कि आपने इस समय पे जो आपको 65 दिन मिले, इन दिनों में आपने कितनी तैयारी की, और देश और इसके बेंचमार्क हो। अगले 2 महीने में हमें लगता है केसेस 30 लाख तक पहुंचेंगे, उसके लिए इतने हजार वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी, जिसकी व्यवस्था हमने कर दी है। इस तरह की बात बताइए ना, वो मांग कर रहे हैं। तीसरी बात वो कह रहे हैं रिजम्पशन ऑफ ऑल रूटीन हेल्थ सर्विसेज। देश भर में क्या हो रहा है, कोरोना कोरोना, और जो साधारण पेशेंट जा रहा है उसको कहते हैं हटो ना, कोरोना है अभी कुछ नहीं। और ये डॉक्टर्स पहली बात साफ कह रहे हैं कि देश में अब तक जितने लोग कोरोना से मरे हैं
उससे ज्यादा लोग सामान्य बीमारी वाले हैं, जिनको अस्पतालों ने ठीक से एंटरटेन नहीं किया है, जिनका इलाज नहीं किया है, उसकी वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो कृपया सामान्य अस्पताल की एक्टिविटी शुरू कर लीजिए और टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक एंड आइसोलेट विद मार्क्ड स्केलिंग अप डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज। शुरू से ये बात कही जा रही है। आपको ध्यान होगा पहले दिन से कई लोग कह रहे हैं, उसके बाद से मेरे जैसे लोगों ने भी कहना शुरू किया। मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, कोई मेडिकल ज्ञान में बांटूं मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं जानता नहीं, लेकिन एक बात जो हमने पहले दिन से सुनी, 3 T's, टेस्ट, ट्रैक, टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक एंड देन ट्रीट। पहले टेस्ट कीजिए, बड़ी संख्या में टेस्ट कीजिए। केरला सफल क्यों हुआ? क्योंकि केरला ने शुरू में ही दब के खूब अच्छे से टेस्ट किया लोगों का, उसकी संख्या बढ़ गई, लेकिन बाद में अपने आप गिर गई, सब कुछ ठीक हो गया। टेस्ट करने में हमसे टेस्ट करें, फिर ट्रैक करें, ट्रेस करें, यानी कि अगर मैं पाया गया तो मैं पिछले 2 दिन से किन किन लोगों के संपर्क में आया, पिछले 5 दिन से किन किन लोगों से मैं मिला था, उन सब लोगों को ट्रेस कीजिए, उनको ट्रैक करके लाइए, उनका टेस्ट कीजिए, जरूरत हो तो उनको क्वारंटाइन कीजिए और फिर जिनको है उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज दीजिए। ये नहीं कर पाए तो ये अब कह रहे हैं कम से कम अब आप ये कीजिए। सारे देश को ताला मत लगाइए। जहां आपको एक भी व्यक्ति बीमार मिले, उसने किस किस के संपर्क में आया है उसको ट्रैक कीजिए। ये 4T वाला फॉर्मूला कीजिए, ये लॉकडाउन तालाबंदी का फॉर्मूला न कीजिए। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री को बंदी पसंद आती है, नोटबंदी, तालाबंदी, ये सब चीजें पसंद आती है। और तीसरा कह रहे हैं, अगला सब सुझाव है स्ट्रेंथनिंग इंटेंसिव केयर कैपेसिटी, कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को आईसीयू वगैरह में भर्ती करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी को हम इम्प्रूव करें। मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाएं, जैसे अब दिल्ली के अंदर कुछ जगह पे शुरू किया है, कुछ होटल्स को उन्होंने ले लिया है सरकार ने। सब काम करने पड़ेंगे, देश भर में करने पड़ेंगे, उसकी तैयारी करें। और दीर्घकाल और पीपीई, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ज़्यादा पीपीई का अरेंजमेंट कीजिए और आप हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देना शुरू कीजिए। सच्चाई ये है जो मैंने पहले भी बताया था कि हमारी देश में केंद्र सरकार हमारी जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं करती है हेल्थ के ऊपर। अब अचानक इतनी बड़ी बीमारी आ गई है तो सबको लगता है अरे सरकारी अस्पताल में क्या है। अरे सरकारी अस्पताल का आपने पहले ध्यान किया? चीन हमसे 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है हेल्थ के ऊपर। दुनिया के बाकी देश हमसे 6 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ पे पैसा तो लगाना पड़ेगा। बिना शक्कर डाले आप समझे कि मीठा हो जाएगा तो ये तो नहीं होगा ना। और आखिर में ये बात कहते हैं, even in the face of current once in a century humanitarian and health crisis of this proportion, if we do not sit up and take notice and bring about some fundamental changes in our lifestyle and also in the policy making, especially in health policy making, we are doomed to face the consequences of the same and may see unprecedented human cost in present pandemic and more worryingly see an encore much sooner again. वार्निंग भी दे रहे हैं, अगर अब भी नहीं समझे, अगर अब भी, और केवल दवाई की बात नहीं करें, केवल सरकार की बात नहीं करें, हमें भी कह रहे हैं कि हमें अपनी कुछ हैबिट्स बदलनी होंगी, अपने तरीके बदलने होंगे, एनवायरनमेंट के साथ जीना सीखना होगा। तो ये सब कह रहे हैं कि ये सब मिलके हम जब करेंगे तभी हम कुछ देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, नहीं तो इस बीमारी से बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट होगी और ये दोबारा भी आ सकती है। ध्यान कीजिएगा, ये स्टेटमेंट हम डाल देंगे। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री ने ऐसे एक्सपर्ट्स की बात क्यों नहीं सुनी? क्या समझदार लोग बताने वाले नहीं हैं? या प्रधानमंत्री अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों में से ये नहीं देख सकते कि कौन समझदार है और कौन उनको सिर्फ चाटुकारिता कर रहा है? मेडिकल के बारे में तो मैं बता नहीं सकता कौन अच्छा एक्सपर्ट है कौन नहीं है। इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं क्योंकि सोशल साइंस से पढ़ता रहा हूं। एक एक करके प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो भी कोई समझदार लोग थे, प्रधानमंत्री ने सबको हटा दिया है और अब उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको अगर मैं अर्थशास्त्री कहता हूं तो गंभीर अर्थशास्त्री चुपचाप से हंसना शुरू कर देते हैं। इनको आप इकोनॉमिस्ट कहते हैं। इनके ऊपर तो 2 साल पहले लोग हंसा करते थे, आज ये बड़ी पोजीशन पे बैठ गए हैं तो इनको इकोनॉमिस्ट कह दिया। कहीं मेडिसिन में भी तो ये नहीं हो रहा? मैं जानता नहीं क्योंकि मेडिकल मेरा फील्ड नहीं है। और इनमें से कुछ लोग जो प्रधानमंत्री को एडवाइस कर रहे हैं उनकी पर्सनल रेपुटेशन अच्छी है, खराब नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात को नज़रअंदाज करके देश में
इतनी बड़ी पॉलिसी बनाई गई। देश के पिछले 100 साल के, कम से कम 70 साल के सबसे बड़े हेल्थ क्राइसिस के वक्त देश में इतने ज्यादा समझदार एपिडेमोलॉजिस्ट होते हुए, जैसे मैंने बार बार कहा, इस देश में मेडिकल रिसर्चर्स की कमी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स की कमी नहीं है, एपिडेमोलॉजिस्ट की कमी नहीं है, इन सब के होते हुए देश ने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिससे ना माया मिली ना राम, ना तो बीमारी कंट्रोल हुई और ना ही अर्थव्यवस्था की हालत ठीक रही। अर्थव्यवस्था डूबी और बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। ताला तब खोला जब धुआं पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ था और नीचे सीढ़ी पे जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। कुल मिला के जो बात आपको कहना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो ये कि देखिए, ऐसी बीमारी में तालाबंदी अपने आप में इलाज नहीं था। तालाबंदी जरूरी था, लेकिन तालाबंदी के साथ बहुत कुछ करने की जरूरत थी। नंबर एक, तालाबंदी से जो परेशानियां हो उसके लिए लोगों को रिलीफ देने की जरूरत थी, जो कि सरकार ने नहीं किया, बहुत अपर्याप्त किया, ऊंट के मुंह में जीरा दिया। और दूसरा, ये जो टाइम मिला, इस टाइम में मेडिकल प्रिपरेशंस को बहुत एक ऊंचे स्तर पे करने की जरूरत थी। 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार सीधा मेडिकल उसके अंदर डालती, नीचे पीएचसी के स्तर तक नए आशा वर्कर्स अपॉइंट किए जाते, देश के एक एक व्यक्ति का हेल्थ चेकअप हो सकता था। वो सब करने की बजाय सरकार ने सोचा कि खाली बस ताला लगा दो, ताला लगाने से बीमारी खत्म हो जाएगी। इस बीमारी का ताले से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे तालाबंदी से बीमारी खत्म नहीं होगी, वैसे ही ताला खोलने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। ताला खोलने से क्या होगा? लोग वापस आएंगे, लोग नौकरी के लिए दोबारा खड़े हो जाएंगे लाइन के अंदर। नौकरी कब मिलेगी? जब फैक्ट्री के मालिक को लगेगा कि मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं। वो प्रोडक्शन कब करेगा? जब उसको लगेगा डिमांड है। मैं स्कूटर तब बनाऊंगा जब मेरे को लगेगा स्कूटर खरीदने के लिए कोई खड़ा है। अगर कोई स्कूटर नहीं खरीदना, कोई साइकिल नहीं खरीदेगा, कोई मिक्सी नहीं खरीदेगा, कोई टीवी नहीं खरीदेगा, मैं क्यों उसका उत्पादन करूंगा? मैं उत्पादन नहीं करूंगा, चाहे बैंक मेरे को लाख लोन देने को तैयार हो, मैं लोन लूंगा ही क्यों? असली बात यह है, इस लॉकडाउन को खोलने का फायदा तभी होगा अगर डिमांड जनरेशन इकोनॉमी में शुरू हो। और वो डिमांड जनरेशन तभी होगा अगर पहले गरीबों के हाथ में, साधारण व्यक्तियों के हाथ में, देश के अधिकांश 80% लोगों के हाथ में किसी ना किसी बहाने कुछ पैसा पकड़ाया जाए। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए कीन्स, जो कि 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा और कुछ ना हो तो लोगों को कहो कि सुबह खड्डा खोदो और लंच के बाद उसी खड्डे को भर दो और लो इसके $5 लो, 10 रुपया इसका लो। किसी बहाने लोगों के पास पैसा भेजो ताकि वो पैसे को खर्च करना शुरू करें। वो खर्च करेंगे, डिमांड होगा तो सप्लाई, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगी, फिर खर्च होगा, पूरा इकोनॉमी का पहिया चलेगा। इस वक्त पहिया रुक गया है और पहिए को धक्का देने की बजाय सरकार सिर्फ ग्रीस दे रही है। अरे ग्रीस अच्छी चीज है, लिक्विडिटी आप दे रहे हो, आप कैश दे रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन अगर डिमांड ही नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी कैसे? आप पहिए के अंदर जितनी हवा भरते रहें, अगर गाड़ी को धक्का नहीं देने का कोई, तो गाड़ी कैसे चलेगी? आज ये स्थिति है, डीजल नहीं है और हम कह रहे हैं कि पहिए के अंदर हवा खूब भर दी, आप चिंता मत करो। इससे तो काम नहीं चलेगा। तो ना लॉकडाउन वायरस का इलाज था, न ही अनलॉकिंग इकोनॉमिक क्राइसिस का इलाज है। लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन उसके साथ रिलीफ और मेडिकल प्रिपरेशन जरूरी थी। अनलॉकिंग भी जरूरी है, लेकिन तभी उपयोगी है अगर अनलॉकिंग के साथ सरकार एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में इस बीमारी को कंट्रोल करने की एक प्लान बनाए, प्लान देश के सामने रखे और उसको एग्जीक्यूट करे, और साथ में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, डिमांड जनरेशन के लिए सरकार प्रयास करे और लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं पैसा पहुंचाए। आज अनलॉकिंग हो गई है, लेकिन इन दोनों चीजों का कोई पता नहीं है।
इन दोनों की कोई खबर नहीं है। और मुझे डर है कि सरकार ने अब एक तरह से कह दिया, लीजिए जो करना था अब पूरा हो गया, हमने लॉक किया था, हमने तो ताला खोल दिया, अब आप जानो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट जाने, भूखे हो आप जानो, एनजीओ जाने, आपको एनजीओ लोग मदद करेंगे, समाज आपकी मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है, समाज मदद करे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल पूछने का है। मुझे विश्वास है हम लोग ये सवाल पूछेंगे, आपके कोई प्रश्न हो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। लेकिन आपको याद दिला दूं, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमने एक 7 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है। सरकार ने तो हाथ धो लिए, लेकिन आप और मैं इस देश से तो हाथ नहीं धो सकते ना, हमें तो यहीं रहना है, इस देश के लिए काम करना है। इसलिए हमें मिलके एक प्रोग्राम बनाना होगा जिससे देश के वो तमाम लोग जो समझते हैं कि देश के लिए मुझे काम करना है, सरकार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ करना है इस देश के लिए, उन सब लोगों को जिनके लिए देश हित, राष्ट्र हित, इंसान का हित, इंसानियत का हित सबसे बड़ा है, वो लोग मिलके सामने आए। हम एक बड़ा कार्यक्रम सोच रहे हैं जिसकी जल्दी हम घोषणा करेंगे, जिस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में गांव गांव, बस्ती बस्ती जाके हम खुद जांच भी करेंगे कि क्या हो रहा है, मदद पहुंचाएंगे जो पहुंचाई जा सकती है, और सरकारी सिस्टम से लोग क्या ले सकते हैं उसमें उनकी सहायता करेंगे। एक ऐसी देश में शक्ति का निर्माण हो जो कि इस राष्ट्रीय संकट में देश को इस खतरे से बाहर निकाले। मैंने कल भी आपसे अनुरोध किया था, आप में से जो लोग इसमें जुड़ना चाहें, इस प्रयास में, इस इनिशिएटिव से, इस कैंपेन में, इसी फेसबुक में, इसी इनबॉक्स के अंदर आप जरूर लिख दें, अपना एक छोटा सा मैसेज भेज दें। अगर आप मुझे ईमेल भेजना चाहते हैं, yogendra.yadav@gmail.com पे आप जो मेरा नाम है उसी के साथ आप ईमेल भेज सकते हैं, और मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। और आप सबसे दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि कृपया आप इस नेशनल इनिशिएटिव से जुड़ें। कुछ सवाल आप में से लोगों के आए हैं। सर, मोदी जी ने तीनों लॉकडाउन शुरू करने के दिन आकर बहुत ही डर दिखाए थे और कहते थे हम दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना को हराने वाले वीर हैं, जब केस बहुत कम थे। जब केस काफी बढ़ने लगे तो चौथे लॉकडाउन के बाद से मोदी जी गायब हो गए और मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया। क्या ये देश को धोखा नहीं दिया इस बीच मझधार में? भाई, ये हाथ धोने वाला काम तो कर रहे हैं, तो कहते हैं ना हाथ जरूर धोइए, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है अभी मुसीबत से हाथ धो रहे हैं। जब समस्या बढ़ने लगी, पहले तो सोचा था कि बस ये 15-20 दिन में चित्त कर देंगे और उसके बाद जाके देश में बड़ा सा स्टेटमेंट देंगे। मोदी जी को बड़ा पसंद है सारी चीजें, लेकिन असली नेता वो होता है कि जब भाई आपकी स्कीम ना हुई उसके बाद आपने क्या किया। तो मैं आपसे सहमत हूं, ये इस टाइम तो बिल्कुल हाथ धोने वाला काम हो रहा है। लेकिन ये याद रखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, कई मुख्यमंत्री भी यही काम कर रहे हैं। टोटल, जैसे बिहार सरकार ने यही किया मजदूरों के बारे में, छोड़ो मतलब कहां से आएंगे मत भेजो उसको। बिहार सरकार बेसिकली ये कह रही थी कि मुसीबत हमारे ऊपर क्यों भेज रहे हो, अपने पास रखो। कई सरकारों ने ऐसा किया है, एक दो का नाम मैंने लिया। हमारे प्रधानमंत्री जनता की नहीं सुनते, विपक्ष बुद्धिजीवियों की नहीं सुनते, खुद बीजेपी में से भी किसी की नहीं सुनते। मुझे भी ऐसा लगता है बीजेपी ऐसा नहीं हो सकता, बीजेपी में समझदार लोग ना हो, इतनी बड़ी पार्टी है, उनके विचारों से मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन बेवकूफ लोगों की पार्टी नहीं है, समझदार लोग तो वहां भी हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री कोई होता है, उसको सही बात बताने वाले 100 लोग वैसे ही पहुंच जाते हैं बड़ी समझदारी से। मेरे जैसे आदमी के पास भी 10 लोग पहुंच जाते हैं भाई बताने के लिए कि नहीं नहीं योगेंद्र जी ये कीजिए वो कीजिए। तो ऐसा तो नहीं कि समझदारी की बात उन तक पहुंची नहीं होगी, मगर हाँ, किसी भी नेता को ये तो तय करना पड़ता है कि ये 15 जो बातें मिल रही हैं उनमें से ये समझदारी की बात है, इसको मैं लूंगा। नोटबंदी के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या किया था याद है आपको? वैसा ही कुछ खेल हो रहा है। दिलीप आनंद जोग कह रहे हैं गुजरात मॉडल का भांडा फूट गया है, अब तो उस जज को बदली कर दिया है। वो उसका इशारा कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में जिस जज साहब ने सरकार के बारे में बहुत कड़ी टिप्पणियाँ की थी, जज को नहीं बदल दिया है, उस केस को उन जज साहब के साथ से हटा के एक दूसरे जज के पास कर दिया गया है। ये बार बार खेल हुए हैं और इन सबसे न्यायपालिका की स्वतंत्र काम पे एक शक पैदा होता है। ऐसी परिस्थिति में जब देश में संकट है, लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ जाएं, ले दे के जुडिशरी बचती है ना, और अगर जुडिशरी ऐसे काम करने शुरू कर दे तो क्या होगा। उदय शंकर जी कह रहे हैं जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों की बात नहीं सुनेंगे तब तक देश का भला नहीं होने वाला है। इस विपत्ति की घड़ी में प्रधानमंत्री झूठ का सहारा नहीं ले। मैं भी यही कहता हूँ भाई, इसी विपत्ति के समय में जनता की सुने, लोगों का दुख दर्द सुनिए, बहुत ज्यादा दर्द है इस वक्त लोगों के मन में।
विनय प्रताप रघुवंशी जी कह रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए था, आप सरकार को बता देते, सरकार को समझ नहीं आया हो सकता है, आप जैसे लोग सरकार को सलाह क्यों नहीं देते, अच्छी सलाह दीजिए, देश की जनता को बचाइए। विनय जी यही तो कर रहे हैं भाई। आप काफ़ी लोग तो कहते हैं आप सलाह देने वाले होते कौन हो, चुपचाप बैठो ना, घर बैठो, तुम अपने आप को क्या समझते हो। फिर भी हम पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा हर दूसरे दिन हम आके बात कह रहे हैं। ये जो सलाह मैंने आपको पढ़ के सुनाई, जिसको इतने अच्छे शब्दों में इन डॉक्टर लोगों ने लिखा है, ये सलाह मेरे जैसे नॉन एक्सपर्ट लोग भी कई दिन से दे रहे हैं। मैंने कहा, आपको याद दिला दूं, मैंने कहा था कि लॉकडाउन का समर्थन मैंने किया था और कहा था लॉकडाउन से बीमारी नहीं जाएगी, हमें समय मिल जाएगा थोड़ा सोचने का, इसका अच्छा प्रयोग कर लीजिए प्रधानमंत्री जी, बहुत फायदा होगा। लेकिन जब बिना प्लानिंग की चीजें होने लगी तब मैंने आलोचना की कि ये तो आप इतने बड़ा कदम उठा के इस कदम से जो फायदा उठाया जा सकता है वो आप नहीं कर रहे हो, तब आलोचना शुरू की। और उसके बाद जब पता लगा पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, और वो जो न्यूनतम रिलीफ भी देना है ना तो वो दे रहे हैं और ना ही मेडिकल फ्रंट के ऊपर कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ताला लगा दिया इससे बीमारी खत्म हो जाएगी। भाई ये कोई ताबीज है जिससे हो जाएगी? अभय जी कह रहे हैं, WHO चेतावनी को दरकिनार कर मोदी जी नमस्ते ट्रंप की इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहे, जिसका नतीजा संपूर्ण देश भुगत रहा है। अब नमस्ते ट्रंप या क्या कर रहे थे, मगर सच बात यह है कि 26 फरवरी तक इस देश के अंदर जो लोग बाहर से आ रहे थे उनमें से बहुत थोड़े लोगों की चेकिंग हुई है। 26 फरवरी जब ट्रंप जी चले गए उसके बाद शायद सरकार का अटेंशन गया कि हाँ एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, और तब जाके सरकार ने ये आदेश दिया कि देश में जो भी कोई फॉरेन से आएगा उसका टेस्ट किया जाएगा। ये आदेश कम से कम 1 महीना पहले दिया जा सकता था। दूसरा, मेरे को ये भी लगता है इतना सब कुछ कर लिया ट्रंप जी के लिए, जनता को खड़ा कर दिया, अहमदाबाद में स्टेडियम भर दिया, सब कुछ कर दिया। मतलब मुझे तो एक शर्म ही आ रही थी कि यार भारत का प्रधानमंत्री ऐसे क्यों पीछे पड़ रहे हो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने, और ये भी ऐसा नौटंकी राष्ट्रपति अमेरिका का, इसके सामने झुकने की, इसके सामने बिछने की क्या जरूरत थी। तो बिछ भी गए और काम भी नहीं बना। वापस जाके वही आदमी आपको कहता है कि हाँ पाकिस्तान के कश्मीर के बारे में बड़े चिंताएं हैं, हम इस चिंता को जानते हैं। फिर कहता है कि अगर आपने कोनिन की दवा हमारे को नहीं भेजी तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अब कहता है कि चीन को लेके मोदी जी का मूड बहुत खराब है। कैसा दोस्त बनाया है भाई आपने। वो कहते हैं ना कि शायद अमिताभ बच्चन की फिल्म में कहीं डायलॉग था कि इज्जत भी गई और काम भी नहीं बना। कुछ ऐसा ही हो गया ट्रंप जी के साथ तो भारत के संबंध में। ब्रजेश जी कह रहे हैं, सर अब जब 8000 से भी अधिक मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं तो ऐसे में लॉकडाउन खोलना वाकई समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न ये है कि बिगड़ती स्थिति का हम कैसे सामना करें। देखिए ये जो साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं वो एक आंसर है, लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। इनफैक्ट 1 महीना पहले खुल जाना चाहिए था, इनफैक्ट पहले लॉकडाउन के बाद ही ईज करना चाहिए था। जब ये समझ आ गया कि भाई ये स्प्रेड तो होगी, रोक सकते नहीं, फिर क्यों इतना अहंकार और ईगो का सवाल बना के बैठे रहे 1.5 महीना तक, 2 महीने तक। खोलना पड़ता था, खोलना था, आज खोला है, बहुत देर के बाद खोला है, बहुत कष्ट दे के दुनिया को खोला है। तो अब सॉल्यूशन लॉकडाउन में नहीं है, सॉल्यूशन खोलने में भी नहीं है। आपको कुछ उन इलाकों की निगरानी करनी ही पड़ेगी जहां बहुत ज्यादा संख्या में हो गए हैं, और उसके अलावा देश में मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब आप मान के चलिए कि देश में 10 लाखों मरीज होंगे, और जैसे मैंने कहा अगर हमारी किस्मत खराब निकली, बारिश के मौसम में अगर ये वायरस थोड़ा सा ज़्यादा फैला तो ये भी संभव है कि हम 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएं। अभी बहुत 1,81,000 है, इसलिए 1 करोड़ की बात करना बड़ी अतिशयोक्ति लग रही होगी, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ इस संभावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, अभी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एक्सपर्ट ने ये नहीं बताया है कि क्यों कम होने शुरू होंगे इतने बड़े देश के अंदर केसेस। अगर अमेरिका जितने परसेंटेज पे पहुंचे तो हम बहुत ऊपर जाके पहुंचेंगे। विजय कुमार जी बता रहे हैं, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, लोहिया जी कहते थे इनको हटाने का आंदोलन करना होगा। विजय भाई वो आंदोलन बाद में कर लेंगे, वो राजनीति के बात है,
सरकार को हटाने की, मैं सरकार को हटाने की अभी बात नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इसी सरकार से काम करवाने की बात करता हूं। पहला हक तो हमारा ये है, हमारी सरकार है ना, हमने चुन के भेजी है, काम करवाएंगे। और इसके लिए पूरे देश में हम वॉलंटियर जुटा रहे हैं, आप भी इसमें जुड़िए ना। जितने लोग जुड़ना चाहें, जा के गाँव में हम बताएंगे, इस गांव में राशन में ये समस्या है, इस गांव के अंदर बेरोजगारी की ये समस्या है, वहाँ के एसडीओ को, यहाँ के बीडीओ को बताएंगे, चीफ मिनिस्टर को बताएंगे, उनकी अर्जी देंगे, उन लोगों की चेतना बनाएंगे, उनको बताएंगे कि आप खुद अपने बीडीओ तक कैसे जा सकते हैं। ये सब काम करने की जरूरत है। वैसे भी मोदी जी ने कह दिया अब तो पीपल ड्रिवन ही होगा, तो पीपल तो हम ही है ना, तो पीपल ड्रिवन करेंगे, हम लोग मिलके करेंगे। आप इसमें जुड़िए, जो भी साथी जुड़ना चाहें, सबसे अनुरोध है अपना नाम, अपना एड्रेस यदि आप देना चाहें, या कोई एक कांटेक्ट डिटेल आप छोड़ दीजिए, ईमेल, फोन, कुछ भी छोड़ दीजिए, हमारे साथी आपसे कांटेक्ट करेंगे और इस देश को इस संकट से बचाने के लिए एक नई शक्ति का निर्माण हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप मोदी और सरकार विरोधी हैं, इसलिए आपको उनके हर काम में स्कैम ही लगता है। आप तब कहा थे जब देश में 2G 3G और अन्य स्कैम हुए थे, वरुण जी पूछ रहे हैं। वरुण जी, आपको मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि मैं, बहुत अच्छा सवाल है। आप कह रहे हैं कि मोदी के विरोधी हैं, जब 2G 3G हो रहा था तब आप कहाँ थे? वरुण जी, मैं आपको बताता हूं मैं कहाँ था। मैं उस वक्त जंतर मंतर पे और इंडिया गेट में सरकार के विरुद्ध आंदोलन और प्रदर्शन कर रहा था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर बोल रहा था, लिख रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। आप फुटेज भी देख सकते हैं। और उस प्रदर्शन के दौरान इंडिया गेट के ऊपर लाठी भी मैंने खाई। मेरी यहाँ जो कॉलर बोन, ये जो कॉलर नहीं, इसको कुछ और बोन बोलते हैं, उसमें फ्रैक्चर भी हुआ था। और मुझे उस जमानों में मैं यूजीसी का मेंबर होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। सरकार इतनी नाराज हुई, अच्छा तुम हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हो, सारे नियम वियम छोड़ के सरकार ने मेरे को यूजीसी से ये आरोप लगाते हुए बर्खास्त किया कि आप सरकार का विरोध करते हैं, आप राजनीति करते हैं। तो भाई वरुण जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। मैं तब भी खड़ा था, तब भी विरोध कर रहा था, आज भी विरोध कर रहा हूं। और जिस पार्टी को मैंने खुद बनाया, उस पार्टी ने भी जब गलत काम किए उसका भी विरोध किया। प्रशांत भूषण भी 2G 3G के खिलाफ भी थे। जब बोफोर्स का मामला आया था तब भी उसके खिलाफ बोलने वालों में थे। हमारे जैसे लोग तब भी बोल रहे थे, बोफोर्स के खिलाफ भी बोले, 2G 3G के खिलाफ भी बोले, 1984 के जो दंगे थे उसके खिलाफ भी बोले, और पिछले 6 साल से जो हो रहा है ये भी बोले हैं। और जो हमारे मित्र भी हुआ करते थे, उन्होंने भी जो गलत काम किए, आज भी मैंने उनके बारे में बोला, उनके बारे में भी बोला है। देश ऊपर है, बड़ा हित सबसे ऊपर है, ये छोटी बातें हैं भाई। तमो जी पूछ रहे हैं, सिंस नो फाइनेंशियल हेल्प फॉर स्टेट्स, डू यू थिंक स्टेट्स विल ऑप्ट फॉर लोन फ्रॉम आरबीआई एट 0 इंटरेस्ट रेट? मगर आरबीआई तो 0 इंटरेस्ट रेट पे अभी दे नहीं रहा है भाई। इसके लिए भी सरकार को एक स्कीम बनानी पड़ेगी, वो स्कीम भी नहीं बनाई है। सच बात आप कह रहे हैं, स्टेट्स में फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है, स्टेट्स के पास कुछ बचा नहीं है पैसा, और सरकार ने अभी तक कोई प्लान, सरकार ने सिर्फ उनको कहा है कि तुम थोड़ा और बोरो कर सकते हो, लिमिट बढ़ा दी, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे ये हमें देखना होगा। आखिरी सवाल है, नहीं एक सवाल और इस बीच में आ गया, योगी विष्णु जी का, फाइट बिटवीन मदर नेचर एंड ह्यूमन, डिस्ट्रॉयर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्लेनेट, हरि विष्णु। देखिए, मदर नेचर और ह्यूमन के बीच में फाइट ये नहीं है। एक बात, आपकी बात सही है, ये प्रकृति के साथ हम जो खिलवाड़ करते हैं उसकी हमें सजा मिल रही है। और जैसा कि इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने भी कहा है, हमें प्रकृति से जुड़ने का एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ये सही है। लेकिन ये कहते हुए हम उस मुद्दे से अपना ध्यान न हटा लें। सरकार की भूमिका, अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हमें ध्यान बना के रखना होगा, क्योंकि आज सरकार भी है। आज हम सिर्फ जंगलों में नहीं रह रहे जहां प्रकृति की मार हुई, 1000 लोग मर गए, अब क्या करें, प्रकृति चाहती थी। आज सरकार है, देश है, प्रधानमंत्री है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, इसका कुछ उपयोग होना चाहिए ना। सुरेंद्र उपाध्याय जी कहते हैं, BCG, a US based consulting organization, is sitting in the government of India war room for COVID, not a good sign for Atmanirbhar Bharat. Don't we have enough in-house experts, or whether it shows a nervousness of the government? भाई मैं जानता नहीं, और किसी एक कंपनी का नाम लेके उसको मैं
इल्ज़ाम दूं, ये मैं काम नहीं करूंगा जब तक मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं हो। आपने ऐसा कहा कि ये है, लेकिन जो आज इन एपिडेमोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट से स्पष्ट है, ये कह रहे हैं साहब कि देखिए सरकार काश हमारी बात सुन लेती, हम यहीं पे हैं साहब। ये क्या कह रहे हैं एपिडेमोलॉजिस्ट कि साहब आप विदेश की कोई यूनिवर्सिटी आके आपको डरा देती है, आप पूरे देश को लॉकडाउन कर देते हो, अगर आप घर में हम ही से पूछ लेते, और हम तो यही काम करते हैं, इसी के लिए आपने हमें बनाया है, इसी के लिए हमें तनख्वाह दी जाती है, आप हमारे से ही पूछ लेते। सो प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भरता जो है, ये आत्मनिर्भरता विचारों की आत्मनिर्भरता हो जाती तो कितना अच्छा रहता। स्वराज इन आइडियाज, बहुत सुंदर विचार है। स्वराज विचार के स्वराज से शुरू, और मैं देखता हूं इस सरकार में खास तौर पे देखता हूं, वैसे ये देशभक्ति और राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन कभी भी आंकड़े देते हैं ना, हमेशा IMF, वर्ल्ड बैंक, फला एजेंसी ने हमारी रेटिंग इतनी बढ़ा दी है, ईज ऑफ बिजनेस में फला ने हमें इतने नंबर दे दिए हैं। तो मुझे लगता है यार, इस देश की भी थोड़ा रेटिंग देख लिया करो, अपने NSSO आपका जो चेहरा दिखा रहा है आईना, उसमें भी देख लिया करो। स्वराज इन आइडियाज, विचारों में आत्मनिर्भरता, मतलब ये नहीं कि हम विदेश से कुछ सीखेंगे, नहीं, मगर ये कि हम अपनी परंपरा, अपना ज्ञान, अपनी जरूरत, अपनी परिस्थिति, इसके अनुसार अपने विचारों को बनाएंगे। आज ये बड़ा विचार लेके हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। मैं अंत में एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में से जो भी साथी इस बड़े नेशनल मिशन से जुड़ना चाहते हैं, 7 पॉइंट हमने देश के सामने रखे हैं, और अब हम, सरकार ने जो करना था कर लिया, और ये जो अब अनलॉकिंग शुरू हो गई है, इसका मतलब तो अब टोटल हाथ बात धो लिए सरकार ने, लेकिन अब हम कुछ करेंगे। और आप में से जो भी इसमें जुड़ना चाहें, आपके कोई साथी इसमें जुड़ना चाहें, सबको एनकरेज कीजिए। बस अपना नाम, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप इसी फेसबुक में डाल दीजिए, या मुझे ईमेल भेज दीजिए yogendra.yadav@gmail.com पे। धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।